नीले आसमान को छूने का सपना देखने वाली 22 साल की निशा दुनिया को ऊंचाइयों से देखने की ख्वाहिश रखती थी। एयर होस्टेस बनने का फैसला भी उसने इसी सपने को साकार करने के लिए किया था। लेकिन किसे पता था कि उसका सफर अधूरा रह जाएगा। 20 जनवरी की शाम जब निशा अपने घर से निकली तो किसी ने नहीं सोचा था कि वह अगली सुबह नहीं देख पाएगी। वह रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात साबित हुई। कुछ दिनों बाद उसकी लाश पटियाला जिले में भाखड़ा नहर से बरामद हुई। आखिर उस रात निशा के साथ क्या हुआ? किन हालातों में उसने अपनी जिंदगी गंवाई? किसने उसके सपनों को चकनाचूर कर दिया? चलिए जानते हैं इस दिल दहला देने वाली कहानी को विस्तार से इस वीडियो में। इस सनसनीखेज कहानी की परतें धीरे धीरे खुलेंगी और हर खुलासा आपके रोंगटे खड़े कर देगा। पूरी सच्चाई जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आगे जो सामने आएगा वो आपकी सोच से भी परे होगा। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी है हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की 22 वर्षीय युवती निशा सोनी की, जो हाल ही में अपने घर आई थी और कुछ दिनों बाद चंडीगढ़ लौट गई। सोमवार को वह सेक्टर 34 स्थित एक पीजी में गई, लेकिन फिर वहां से अपने बॉयफ्रेंड युवराज सिंह के साथ निकल गई। शहर की सड़कों पर लगे सीसीटीवी कैमरों में दोनों साथ दिखाई दिए, मानो किसी नई जिंदगी की ओर बढ़ रहे हों। लेकिन निशा को यह मालूम नहीं था कि जिससे वह प्यार करती है वह पहले से शादीशुदा है और एक बच्चे का पिता भी है। युवराज ने अपनी सच्चाई छुपाकर निशा को अपने झूठे वादों में फंसा लिया। उसने उसे प्यार का सपना दिखाया, शादी का वादा किया, लेकिन यह सब एक छलावा था। युवराज सिंह उस दिन जब घर लौटा तो वह अपने साथ एक रेस्टोरेंट से खाना पैक करवा लाया। घर पहुंचते ही उसने दरवाजा भीतर से बंद किया, मानो अब उसे दुनिया की कोई परवाह नहीं थी। उसके हाथ में व्हिस्की की एक उम्दा बोतल थी, जिसे उसने बड़े इत्मीनान से खोला। गिलास में सुनहरी व्हिस्की छलकाई, बर्फ के कुछ टुकड़े डाले और एक लंबा घूंट लिया। साथ में मछली के चटपटे पकोड़े उसकी शाम को और लजीज बना रहे थे। पैग दर पैग उसने रात को और भी गहरा कर दिया, जैसे हर घूंट के साथ वह खुद को हल्का महसूस कर रहा था। धीरे धीरे बोतल खाली होने लगी और नशा अपनी चरम सीमा पर था। खाना खाने का ख्याल भी अब फीका पड़ चुका था। वह लड़खड़ाते कदमों से बाथरूम में गया, ठंडे पानी से हाथ मुंह धोया और सीधे अपने नरम बिस्तर में समा गया। रजाई को कसकर लपेट लिया और कब उसकी आंखें बोझिल होकर बंद हो गईं, उसे खुद भी पता नहीं चला। तभी अचानक रात के करीब 1 बजे युवराज की नींद किसी झटके से टूट गई। उसका पूरा बदन पसीने से तर था, सांसें तेज चल रही थीं और दिल अनजाने भय से कांप उठा था। उसने अभी अभी एक भयानक सपना देखा था, एक ऐसा सपना जो उसकी रूह तक हिला गया। उसने देखा कि उसका घर खंडहर बन चुका था, दीवारें दरक चुकी थीं, फर्श बिखरा पड़ा था, जैसे किसी आंधी ने सब कुछ उजाड़ दिया है। सामने उसकी पत्नी रेखा आग बबूला होकर उसे भला बुरा कह रही थी। उसकी आंखों में गुस्से की ज्वाला धधक रही थी और वह उसे सरेआम अपमानित कर रही थी। आसपास खड़े लोग उसे हिकारत भरी नजरों से घूर रहे थे, उसकी बेबसी पर फुसफुसा रहे थे। सपने में युवराज ने साफ साफ देखा कि उसकी प्रेमिका निशा सोनी उसकी पत्नी रेखा को सब बता चुकी थी। रेखा को यह सच पता चल गया था कि युवराज ने निशा के साथ प्रेम संबंध बनाए थे। निशा ने रेखा को यह भी बताया था कि युवराज ने खुद को अविवाहित बताकर उसका यौन शोषण किया और ब्लैकमेल करने की धमकी दिया। यह सपना देख युवराज का सारा नशा उड़ गया। वह घबराए हुए मन से सोचने लगा, अगर यह सपना सच हो गया तो मेरी बीवी तो मुझे कभी माफ नहीं करेगी, और अगर यह बात पुलिस महकमे में फैल गई तो मेरी नौकरी भी चली जाएगी। न केवल मुझे अपने कार्यस्थल पर शर्मिंदा होना पड़ेगा, बल्कि समाज में कहीं भी मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहूंगा। पंजाब पुलिस के कांस्टेबल युवराज सिंह का दिमाग अब एक नई योजना बनाने में उलझा हुआ था। कई दिनों से वह अपनी प्रेमिका निशा सोनी को फोन कर रहा था, लेकिन निशा ने कभी भी उसका फोन रिसीव नहीं किया। युवराज का धैर्य अब टूट चुका था। उसने ठान लिया कि अब उसे निशा को अपने रास्ते से हटा देना चाहिए। वह इंतजार कर रहा था कि कब निशा उसका फोन उठाए, ताकि वह अपनी योजना को साकार कर सके। उसकी सोच अब एक ठानी हुई रणनीति पर केंद्रित हो चुकी थी। वह जानता था कि निशा को अपने रास्ते से हटाकर वह अपनी पूरी समस्या का हल निकाल सकता है। वह इस मौके का सही समय पर फायदा उठाना चाहता था,
ताकि निशा उसके रास्ते का कांटा बनकर न रहे। युवराज सिंह की तैनाती उस समय मोहाली की काउंटर इंटेलिजेंस विंग में थी। वह अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद रोज शाम को अपनी क्रेटा कार से गांव मानपुर फतेहगढ़ साहिब चला जाता था। यह उसका नियमित रूट था। हर सुबह वह अपने गांव से निकलकर निर्धारित समय पर अपनी ड्यूटी पर पहुंचता था। उस दिन सोमवार था, तारीख 20 जनवरी 2025, शाम के 7 बजे युवराज मोहाली से अपनी ड्यूटी खत्म करके अपनी क्रेटा कार में बैठा और फतेहगढ़ साहिब की ओर रवाना हो गया। गाड़ी चलाते हुए कुछ दूर बाद उसने अपनी प्रेमिका निशा को फोन किया। इस बार निशा ने फोन रिसीव कर लिया। युवराज ने जैसे ही निशा से बात की, उसका स्वर थोड़ा नरम और जिज्ञासु था। वह बोला, क्या बात है, आजकल तो तुमने मेरा फोन उठाना ही बंद कर दिया है। हमसे क्या गलती हो गई है? निशा ने गुस्से से कहा, देखो युवराज, अब मैं तुमसे ना तो कभी मिलना चाहती हूँ और ना ही बात करना चाहती हूँ, क्योंकि तुम बड़े धोखेबाज हो। उसकी आवाज में कड़ी नाराजगी थी। देखो निशा, मैं तुमसे बस एक बार यानी कि आखिरी बार मिलना चाहता हूँ। तुम अभी कहाँ हो? युवराज ने थोड़ी नरमी से पूछा, लेकिन उसकी आवाज में दबाव था, जैसे वह कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा था। मैं अपनी बहन के साथ जोगिंदर नगर से पीजी जा रही हूँ, अभी रास्ते में हूँ। वैसे मैं अब कभी नहीं मिलना चाहती, तुम फोन रखो, निशा ने साफ साफ कह दिया और फिर उसने फोन रखने की धमकी दिया। युवराज का चेहरा सख्त हो गया। उसने एक गहरी सांस ली और फिर कड़ी आवाज में कहा, यह बात अच्छी तरह से समझ लो निशा सोनी की तुम्हारी वह वीडियो मैंने अभी तक संभाल कर रखी हुई है। अगर तुम मुझसे नहीं मिली तो मैं उस वीडियो को वायरल कर ही दूंगा और तुम्हें भी जान से मार दूंगा। युवराज का पैंतरा तुरंत काम कर गया था। निशा ने उसे झुकी हुई आवाज में कहा, ठीक है, मैं तुमसे जरूर मिलूंगी और वह भी आखिरी बार, तुम आ जाना। ठीक है, तुम घर पहुंचो, मैं भी अभी तुम्हारे घर पर आ रहा हूं, कहते हुए युवराज ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। निशा अपनी बड़ी बहन ऋतु सोनी के साथ शाम के लगभग 7:30 बजे अपने घर खरड़ पहुंची। घर पहुंचते ही दोनों बहनें घर के लाए हुए सामान को व्यवस्थित करने में जुट गईं। लगभग 1 घंटे बाद रात के 8:30 बजे युवराज ने फिर से निशा को फोन कर दिया। जब निशा ने कॉल रिसीव की तो उसकी आवाज में थोड़ी खीज और असमंजस था। उसने पूछा, हाँ बोलो, अब क्या काम है? मैंने कहा था ना कि एक बार तुमसे मिल लूंगी, तुमने अब इस समय क्यों फोन किया? युवराज ने कहा, तुम्हारे ही घर के नीचे खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। बस अब नीचे आ जाओ, आखिरी बार तुमसे बात करनी है। उसकी आवाज में एक ठान लिया हुआ अंदाज था। दीदी, मैं जरा बाहर जा रही हूँ, नीचे युवराज आया है। बस आधे घंटे में वापस आ जाऊंगी, निशा ने अपनी बड़ी बहन ऋतु से कहा और फिर अपना मोबाइल लेकर घर से बाहर निकल गई। निशा जब अपने फ्लैट से बाहर आई तो युवराज अपनी कार में उसका ही इंतजार कर रहा था। निशा गाड़ी में बैठ गई और युवराज ने कार को चलाते हुए उसे काफी दूर रोपड़ के पास पथरेड़ी जट्टा गांव तक ले आया। इस बीच काफी समय भी गुजर चुका था। सड़क के किनारे भाखड़ा नहर बह रही थी, जो इस समय और भी सूनापन और अंधेरे का एहसास करा रही थी। यह युवराज का पहले से सोचा समझा एक प्लान था, लेकिन निशा को इस बात का गुमान नहीं था कि इतनी रात के वक्त इतनी दूर वह क्यों ले जा रहा है। उसकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि युवराज का असली इरादा क्या है। उसने थोड़ा घबराकर खिड़की से बाहर देखा और फिर युवराज की तरफ नजरें डाली, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो निशा को असहज कर रहा था। युवराज, तुम मुझसे आखिरी बार मिलना चाहते थे। मैंने तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दिया, लेकिन इतनी दूर सुनसान जगह पर मुझे लेकर आने का मकसद मैं समझ नहीं पा रही हूँ। निशा ने आखिरकार डर और असमंजस के साथ पूछा। उसकी आवाज में घबराहट थी। युवराज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अब आज का आखिरी मिलन तो हमारा ग्रैंड होना चाहिए। इसके बाद उसने गाड़ी रोक दी और तुरंत निशा को अपने गले से लगा लिया। निशा एकदम चौंकी और गुस्से में बोली, छोड़ो मुझे, मुझे तुमसे अब बहुत नफरत हो चुकी है। तुमने एक बार मिलने को कहा तो मैं आ गई। अब मुझे मेरा वीडियो जो तुम्हारे पास है वह दे दो, आज के बाद मैं अब तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहती। उसने अपने आप को युवराज की बाहों से छुड़ाया और नफरत भरे स्वर में कहा। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा था, लेकिन युवराज का चेहरा गंभीर था। अच्छा, तो अब तुम इतनी बदतमीजी पर भी उतर आई हो? कभी तो मुझसे इतना प्यार करती थी, अब इतनी नफरत क्यों? युवराज ने तब भरे अंदाज में कहा। उसकी आवाज में गुस्सा था। युवराज, अपने गिरेबान में झांक कर देखो पहले, फिर मुझ पर इल्जाम लगाओ, निशा ने कड़ा जवाब दिया। तुम पहले से ही शादीशुदा थे, तुम्हारी उम्र 33 साल है। तुमने मुझसे खुद को कुंवारा बताया था और अपनी उम्र 27 साल बताई थी।
कुछ तो शर्म करो, तुम एक बच्चे के पिता भी हो। अब जल्दी से मुझे मेरी वीडियो दे दो और मुझे मेरे घर पर छोड़ दो, वरना इसका अंजाम काफी बुरा होगा। निशा ने गुस्से और बेबसी से कहा। उसकी आंखों में साफ तौर पर निराशा और आक्रोश था। युवराज हंसते हुए बोला, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें वीडियो नहीं दूंगा तो तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी? जाओ, मैं नहीं देता तुम्हें वीडियो। युवराज, अब मैं क्या करूंगी यह तुम अच्छी तरह से सुन लो, निशा ने गुस्से से कहा। उसकी आवाज में एक ठान लेने का इरादा था। फरवरी में तुम्हारी बीवी रेखा तुम्हारे बेटे के साथ ऑस्ट्रेलिया से वापस इंडिया आ रही है। मैं उसके पास जाऊंगी और उसे तुम्हारी सारी करतूतें बताऊंगी कि कैसे तुमने मुझे फंसाया था, यह कहकर कि मैं कुंवारा हूँ, 27 साल का हूँ। तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुमसे जल्द शादी कर लूंगा, तुम्हें अपनी दुल्हन बनाऊंगा और फिर हम दोनों सुख चैन की जिंदगी बिताएंगे। फिर मैं तुम्हारी एक एक करतूत तुम्हारी बीवी को बता दूंगी। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। अब तुम्हारी जिंदगी को नरक ना बना दूं तो कहना। यह देख युवराज सिंह के तनबदन में जैसे आग लग गई थी। गुस्से में उसने पहले तो कई मुक्के निशा के चेहरे पर जड़ दिए। फिर वह उसे लातों और घूंसों से बेरहमी से पीटने लगा। निशा अपनी जान की भीख मांगती रही, गिड़गिड़ाती रही और उसकी आंखों में डर और आंसू थे, लेकिन युवराज का दिल एक पल के लिए भी नहीं पसीजा। वह लगातार घूंसों और लातों से निशा को मारता रहा, जैसे उसे कोई परवाह न हो। निशा की चीखें हवा में गूंज रही थीं, लेकिन युवराज ने उसे और भी बुरी तरह से पीटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। थोड़ी देर के बाद जब निशा ने कोई हरकत नहीं की तो युवराज ने उसकी नाक के आगे हाथ लगाया तो उसकी सांस बंद थी। धड़कन भी बंद हो चुकी थी। युवराज के चेहरे पर अब विजी मुस्कान थी। उसकी योजना कामयाब हो चुकी थी। उसने निशा के गहने और उसका मोबाइल फोन निकाल लिया। तब तक चारों तरफ अंधेरा घिर आया था। उस सुनसान इलाके में दूर दूर तक परिंदा भी नजर नहीं आ रहा था। उसने निशा की डेड बॉडी को अपने दोनों हाथों से उठाया और वह भाखड़ा नहर में फेंक दिया। उसके बाद उसने अपने मोबाइल फोन से पुलिस कंट्रोल रूम के 112 नंबर पर फोन कर दिया। दूसरी ओर पुलिस के एक हेड कांस्टेबल ने फोन उठाया तो युवराज ने बताया, मेरा नाम युवराज सिंह है। मैं पंजाब पुलिस में कांस्टेबल हूं और मोहाली की काउंटर इंटेलिजेंस की टीम में तैनात हूं। मैं अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद अपने घर फतेहगढ़ साहिब जा रहा था, जब मैंने एक युवती को नहर में छलांग लगाते हुए देखा। मैंने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैं अकेला था और उसकी मदद नहीं कर सका। कृपया तुरंत पुलिस टीम भेजिए, उसे बचाने का मौका अभी भी है। मैं इस वक्त मौके पर ही हूँ। कुछ ही देर में पुलिस की टीम वहां पहुंच गई। स्थिति को गंभीरता से समझते हुए उन्होंने गोताखोरों की टीम को भी घटनास्थल पर बुलवा लिया। पुलिस के बुलावे पर थोड़ी देर में भोले शंकर डाइवर्स क्लब की टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई। गोताखोरों ने कड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद नेहा की लाश को भाखड़ा नहर से बाहर निकाला। कांस्टेबल युवराज अपनी योजना में कामयाब होकर चुपचाप अपनी गाड़ी स्टार्ट कर फतेहगढ़ साहिब की ओर रवाना हो चुका था। सिंह भगवंतपुर पुलिस स्टेशन के एसएचओ इंस्पेक्टर सुनील ने लाश का पंचनामा तैयार किया और मृतका की डेड बॉडी को पटियाला के राजेंद्र अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने आसपास के इलाकों में लाश की फोटो से मृतका की शिनाख्त करने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्यवश शिनाख्त नहीं हो पाई। तब पुलिस ने लाश की फोटो आसपास के जिलों के थानों में पहचान के लिए भिजवा दिया। इस विभत्स खबर को सुनकर रोपड़ जिले के सभी पुलिस अधिकारी सजग और सचेत हो उठे थे। हर किसी को यह मामला हत्या का ही प्रतीत हो रहा था। कहानी को ठीक से समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। युवराज सिंह और निशा सोनी की मुलाकात सिर्फ 5 महीने पहले ही हुई थी। वह दिन याद करते हुए युवराज ने बताया कि वह एक सुबह अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए फतेहगढ़ साहिब से कार से निकला था। जब वह चंडीगढ़ के पास पहुंचा तो उसने देखा कि सड़क के किनारे एक सुंदर सी युवती उसे अपनी कार रोकने के लिए हाथ से इशारा कर रही थी। युवराज कार रोकना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसकी सुंदरता से पहली नज़र में ही वह प्रभावित हो गया था। इसलिए उसने उसके इशारे पर अपनी कार रोक दिया। युवराज ने कार का शीशा खोलते हुए पूछा, जी कहिए क्या काम है? युवती ने कहा, मुझे सेक्टर 34 चंडीगढ़ में अर्जेंट जाना था। आज मुझे यहाँ पर आने में थोड़ी देर हो गई, जिससे मेरी बस छूट गई। वैसे वहां तक पहुंचाने के लिए कितने रुपए लेंगे? युवराज ने गुस्से में कहा, अच्छा तो मैं आपको कोई प्राइवेट टैक्सी वाला दिखाई दे रहा हूं, कम से कम गाड़ी की नंबर प्लेट देखकर तो बात कीजिए। क्योंकि उसे लगा कि यह युवती उसकी मदद नहीं बल्कि एक और समस्या खड़ी करने आई थी। युवती ने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, सर आप तो लगता है कि बुरा मान गए।
वैसे मेरा इरादा आपका दिल दुखाना बिल्कुल भी नहीं था। मैंने तो जल्दबाजी में गाड़ी का नंबर भी नहीं देखा और आपको टैक्सी वाला समझने की गलती कर दिया। अपनी इस खता के लिए मैं आपसे सॉरी कहती हूँ। युवराज ने गाड़ी से बाहर निकलते हुए कहा, देखिए मैडम जी, आप जो भी हैं, मैं ना तो आपका नाम पता जानता हूँ, ना ही मैं आपके बारे में कुछ जानता हूँ। मुझे आपका यूं हाथ जोड़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। अब आप बेफिक्र होकर मेरी गाड़ी में बैठ सकती हैं। और फिर उसे अपनी गाड़ी में बैठने का इशारा किया। आपकी दरियादिली के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सर, आजकल किसी पर भी इतनी जल्दी विश्वास कर लेना ठीक नहीं होता है। आप मुझे अपना समझकर जबरदस्ती कर ही रहे हैं, तो आप यदि मुझे अपना परिचय बता दें तो मैं भी निश्चिंत होकर आपकी गाड़ी में बैठ सकती हूँ। देखिए, आप इस बात का तो बिल्कुल भी बुरा ना मानिएगा, युवती ने सहज भाव से कहा। आपकी यह बात मुझे सच में बहुत अच्छी लगी है। आजकल के जमाने में ऐसा होना भी चाहिए। किसी भी अजनबी पर एकदम से विश्वास कर लेना ठीक नहीं होता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं पंजाब पुलिस में नौकरी करता हूं, मेरा घर फतेहगढ़ साहिब में है और मैं आजकल मोहाली में पोस्टेड हूं। यदि आपको फिर भी मुझ पर विश्वास नहीं हो पा रहा है तो मैं अपना आइडेंटिटी कार्ड भी दिखा सकता हूं। युवराज ने अपनी जेब से अपना आइडेंटिटी कार्ड निकालते हुए कहा। युवती ने मुस्कुराते हुए कार का गेट खोलते हुए कहा, सर, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आपने जो कहा उसे सुनकर मुझे तो यकीन हो गया। युवराज ने विनम्रता से गाड़ी का अगला गेट खोलते हुए कहा, मैडम, गाड़ी में हम दोनों ही हैं। आप आइए, मेरे साथ बैठिए, बातचीत भी होती रहेगी। गाड़ी जब धीरे धीरे आगे बढ़ी तो दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। युवराज ने आत्मविश्वास से कहा, मैंने तो आपको अपना परिचय दे दिया, लेकिन आप तो मुझे अब तक अपने बारे में कुछ नहीं बता पाई। क्या मुझे आपके बारे में जानने का मौका मिल सकता है? जी, क्यों नहीं। आप पूछें और मैं ना बताऊं। निशा ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर एक गहरी सांस लेकर अपने बारे में बताने लगी, मेरा नाम निशा सोनी है। मैं तहसील जोगिंदर नगर, जिला मंडी, हिमाचल की रहने वाली हूँ। मैंने चंडीगढ़ के एसडी कॉलेज से बीएससी की पढ़ाई की है और अब चंडीगढ़ सेक्टर 34 में फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट से एयर होस्टेस का कोर्स कर रही हूँ। युवराज ने प्रभावित होते हुए कहा, आप बहुत दिलचस्प बातें करती हैं। आपका करियर भी बहुत उज्ज्वल नजर आ रहा है। आपके परिवार में और कौन कौन हैं? निशा ने थोड़ा सोचते हुए जवाब दिया, सर, मेरे घर में हम 3 बहनें हैं। 2 बड़ी बहनों की शादी हो चुकी है और मैं घर में सबसे छोटी हूँ। मेरी उम्र अभी 22 साल है। युवराज ने हंसते हुए कहा, निशा जी, पहले तो आप मुझे सर कहना छोड़ दीजिए, आप मुझे युवराज कह सकती हैं। फिर थोड़ी गहरी सांस लेकर आगे पूछा, शादी के बारे में आपकी क्या सोच है? फैमिली वाले तो अब आपकी शादी के लिए लड़का भी ढूंढ रहे होंगे। निशा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, जी, कोई केयर करने वाला मिल गया तो सोचेंगे। वैसे मैंने अपने फैमिली वालों से कह दिया है कि मेरी शादी के बारे में अब से चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पहले तो एयर होस्टेस बनना है, उसके बाद शादी के बारे में सोचेंगे। फिर अचानक पलटते हुए उसने पूछा, युवराज जी, आप भी बताइए अपने बारे में, आपकी शादी हुई या नहीं? युवराज हंसी में कहते हुए बोले, अरे निशा जी, अपनी तकदीर में तो अभी तक कोई अच्छी लड़की मिली ही नहीं। वैसे मेरी उम्र 27 साल हो चुकी है और फैमिली वाले और मैं बेसब्री से तलाश में लगे हैं। निशा ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, युवराज जी, आपकी बातें भी आपकी तरह जिंदा दिल लगती हैं। उसकी आवाज में हल्का सा चहकता हुआ अंदाज था। तभी युवराज ने अचानक कार में ब्रेक लगाया और गाड़ी झटके में रुक गई। निशा जी, देखिए, आपकी मंजिल आ गई, युवराज मुस्कुराते हुए बोला और गाड़ी के बाहर इशारा करते हुए कहा। निशा कार से उतरते हुए मुस्कुराते हुए बोली, युवराज जी, इतनी जल्दी फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट आ भी गया? आपकी बातें तो इतनी दिलचस्प थीं कि इतने लंबे रास्ते का पता ही नहीं चला। निशा जी, आप भी मुझे अच्छी लगी, युवराज ने थोड़ी देर सोचते हुए कहा। अच्छा, अब कम से कम अपना मोबाइल नंबर तो दे दीजिए। निशा ने मुस्कुराते हुए युवराज से उसका फोन नंबर पूछा और फिर तुरंत मिस कॉल करके उसे दे दिया। युवराज ने भी अपना नंबर उसे दिया और दोनों ने एक दूसरे का नंबर अपने फोन में सेव कर लिया। उसके बाद युवराज ने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से अपनी ड्यूटी पर चल दिया। युवराज वहां से चला तो गया, लेकिन निशा का रूप और उसकी बातें युवराज पर गहरा प्रभाव छोड़ चुकी थीं। उसे महसूस हो रहा था कि यह मुलाकात बस एक संयोग नहीं थी, बल्कि कुछ खास था। दूसरी ओर निशा भी युवराज से पहली मुलाकात में ही प्रभावित हो चुकी थी। उसकी सादगी, जिंदादिली और आत्मविश्वास ने उसे दिल से छू लिया था।
इसके बाद दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। वे रोज व्हाट्सएप पर एक दूसरे से अपनी दिल की बातें साझा करने लगे। एक दिन युवराज ने निशा को एक खूबसूरत गार्डन में घुमाने ले गया। वहीं बीच रास्ते में रुकते हुए उसने अपनी भावनाओं को शब्दों में ढालते हुए कहा, निशा, मैं तुमसे दिल और जान से प्यार करने लगा हूँ। आज हमारी मुलाकात के 10 दिन हो चुके हैं और इन 10 रातों में मैंने बस करवटें ही बदली हैं। रातों की चुप्प में तुम्हारी यादों ने मुझे हर पल तड़पाया है। इससे पहले कि मैं तुम्हारी यादों में खोकर खुद को खत्म कर लूं, तुमसे एक विनती है, तुम मेरे प्रेम को स्वीकार करो प्लीज। यह कहते हुए युवराज ने घुटनों के बल झुकते हुए अपनी भावनाओं का इजहार किया और उसकी आंखों में वो गहरी चाहत और उम्मीद थी जो बस निशा के हाँ कहने पर ही पूरी हो सकती थी। युवराज जी, मेरे दिल में भी वही प्यार उमड़ रहा है जो तुम महसूस करते हो। मेरी भी यही फीलिंग है और अब मैं तुम्हारे बिना खुद को अधूरी महसूस करती हूँ। यह कहते हुए निशा ने युवराज का हाथ पकड़कर उसे धीरे से ऊपर उठाया और फिर प्यार भरे एहसास के साथ अपनी सीने से लगा लिया। उसके बाद उन दोनों का प्रेम धीरे धीरे और भी गहरा होता चला गया। कब वे दोनों एक दूसरे के जिस्म में खो गए, उन्हें खुद भी एहसास नहीं हुआ। इस दौरान युवराज ने अपने और निशा के बीच के अंतरंग पल मोबाइल फोन में कैद कर लिए थे, जिन्हें वह बार बार देखता था। एक दिन युवराज ने 2 दिनों की छुट्टी ली और निशा के साथ एक खूबसूरत पिकनिक स्पॉट पर जाने का फैसला किया। वहां वे दोनों एक होटल में ठहरे। रात भर उनका समय मजे में बीतता रहा, लेकिन सुबह जब निशा नहाकर तैयार होकर कमरे में आई तो युवराज नहाने के लिए बाहर चला गया। तभी अचानक उसका मोबाइल बजने लगा। निशा ने युवराज का फोन उठाते हुए पूछा, आप कौन बोल रहे हैं? मैं ऑस्ट्रेलिया से रेखा बोल रही हूँ। आप मोहाली थाने से बोल रही हैं? प्लीज मेरी युवराज से बात करा दीजिए। दूसरी ओर से एक युवती की आवाज आई। निशा ने औपचारिक लहजे में पूछा, जी आप युवराज जी की कोई रिश्तेदार हैं क्या? रेखा ने हल्की झुंझलाहट से कहा, अरे मैडम, आप पुलिस वाले भी बहुत जांच पड़ताल करते हैं। मैं तो हफ्ते में 2-3 बार युवराज से बात कर लेती हूँ। इस बार थोड़ा ज्यादा व्यस्त हो गई तो 10 दिनों बाद फोन कर रही हूँ। वैसे मैं युवराज सिंह की पत्नी रेखा बोल रही हूँ। आप प्लीज जल्दी से मेरी बात करा दीजिए। रेखा की बात सुनते ही निशा के तो होश उड़ गए। निशा ने शांत स्वर में कहा, रेखा जी, युवराज जी तो अचानक एक विशेष ड्यूटी में बाहर निकल गए। एक गोपनीय ऑपरेशन था। शायद जल्दी में अपना फोन यहाँ भूल गए थे। जब फोन बजा तो मैंने उठा लिया। वैसे रेखा जी, आपके कितने बच्चे हैं? रेखा ने सहजता से जवाब दिया, हमारा एक बेटा है। मैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया में जॉब करती हूँ, मगर अब मैं इस्तीफा देकर अपने बेटे के साथ हमेशा के लिए इंडिया आ रही हूँ। वहां जाकर कोई बिजनेस शुरू करूंगी। फिर एक पल रुककर बोली, देखिए मैं अभी ऑफिस में हूँ। मेरे पति युवराज आए तो प्लीज उन्हें बता दीजिएगा कि मेरा फोन आया था और वह मुझसे बात कर लें। यह कहते ही रेखा ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। यह सुनते ही निशा के तन बदन में आग लग गई। गुस्से और आक्रोश से भरी उसने तुरंत अपना सामान समेटा। दिल तेजी से धड़क रहा था। दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, युवराज ने मुझसे ये सच क्यों छिपाया? जैसे ही युवराज बाथरूम से बाहर आया, निशा बुरी तरह से भड़क उठी। युवराज, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। तुम 33 साल के हो, तुम्हारी बीवी है, एक बेटा भी है, और यह सब तुमने मुझसे छिपाया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें गहरा आक्रोश था। तुमने मुझे धोखा दिया, मेरे जज्बातों से खेला। मैं जा रही हूं। अब मुझसे मिलने या बात करने की कोशिश भी मत करना। इतना कहकर निशा तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल गई। उस दिन के बाद से निशा ने युवराज से कोई रिश्ता रखना तो दूर, उससे बात तक करना छोड़ दिया। इधर जब 20 जनवरी की रात बीत गई, लेकिन निशा सोनी घर नहीं लौटी। उसकी बड़ी बहन ऋतु चिंता में डूब गई। रात भर वह अपने पति हितेश हंस के साथ उसे इधर उधर तलाशती रही, लेकिन हर तरफ सन्नाटा था। निशा का फोन लगातार स्विच्ड ऑफ आ रहा था, जिससे उनकी बेचैनी और बढ़ गई। सुबह 21 जनवरी को भी जब कोई सुराग नहीं मिला तो ऋतु और हितेश ने रोपड़ जिले के सिंह भगवंतपुर थाने पहुंचकर निशा सोनी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस के सामने ऋतु ने बताया, निशा अपने बॉयफ्रेंड युवराज सिंह के साथ उसकी कार में बैठकर गई थी। उसके बाद से वह लापता है। अब भी निशा का फोन बंद था और उसकी कोई खबर नहीं मिल रही थी। इसी बीच थाना सिंह भगवंतपुर पुलिस के पास एक और चौंकाने वाली सूचना आई। 20 जनवरी 2025 को भाखड़ा नहर से एक अज्ञात युवती की लाश बरामद हुई थी।
पुलिस ने जब भाखड़ा नहर से मिली अज्ञात युवती की लाश की तस्वीरें ऋतु को दिखाईं तो वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसकी आंखें तस्वीरों पर ठिठक गईं और अगले ही क्षण वह दहाड़ मारकर रो पड़ी। सर, यह लाश तो मेरी बहन निशा की है, उसकी यह हालत किसने की है? ऋतु की चीख से माहौल गूंज उठा। उसकी दुनिया मानो एक झटके में बिखर गई थी। लाश की पहचान होते ही पुलिस ने राहत की सांस ली, लेकिन अब सवाल यह था, निशा की मौत कैसे हुई? अगले दिन 22 जनवरी 2025 की सुबह निशा सोनी के परिवार वाले पटियाला के राजेंद्रा अस्पताल पहुंचे। वहां उन्होंने गमगीन माहौल में शव की पहचान कर लिया। सिंह भगवंतपुर पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद निशा सोनी का शव उसके परिजनों को सौंप दिया। परिवार ने गमगीन माहौल में जोगिंदर नगर श्मशान घाट में निशा का अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन पुलिस के लिए यह मामला यहीं खत्म नहीं हुआ था। अब उनका अगला कदम था हत्यारे तक पहुंचना। सबूतों की तलाश में पुलिस ने 20 जनवरी 2025 की सीसीटीवी फुटेज खंगाली। स्क्रीन पर जो दिखा उसने जांच की दिशा साफ कर दी। निशा आखिरी बार युवराज सिंह के साथ जाती हुई नजर आई। अब पुलिस के लिए कोई शक की गुंजाइश नहीं बची थी। तेजी से कार्रवाई करते हुए 22 फरवरी 2025 को पुलिस ने युवराज सिंह को बीएनएस की धारा 103 बी के तहत गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो युवराज के चेहरे से दिखावे का हर नकाब उतर गया। उसने खुद निशा सोनी की हत्या की पूरी कहानी उगल दिया। मृतका निशा सोनी के पिता हंसराज सोनी का गम और गुस्सा अब हद पार कर चुका था। मीडिया और पुलिस के सामने उन्होंने अपनी बेटी की दर्दनाक हालत बयान किया। मेरी बेटी के दांत तक अंदर की ओर पिचके हुए थे, उसे कितनी बेरहमी से मारा गया होगा। उनकी आवाज दर्द से कांप रही थी। आरोपी कांस्टेबल युवराज सिंह ने सिर्फ हत्या ही नहीं की थी, बल्कि निशा के सभी गहने और मोबाइल फोन भी निकाल लिए थे। फिर निर्दयता से उसकी लाश को नहर में फेंक दिया। इस क्रूर हत्या से पूरी सोनी फैमिली सदमे में थी। हंसराज सोनी ने गुस्से से कहा, मैं चाहता हूं कि इस दरिंदे को कड़ी से कड़ी सजा मिले, उसे फांसी होनी चाहिए। मृतका निशा सोनी के परिजनों ने जोगिंदर नगर पहुंचकर प्रदेश सरकार और एसपी मंडी हिमाचल प्रदेश से अपील की कि उनकी बेटी को इंसाफ मिले। परिवार ने प्रशासन से इस केस में दखल देने की मांग उठाई। परिजनों की मांग के बाद यह मर्डर केस सिंह भगवंतपुर थाने से हिमाचल प्रदेश के जोगिंदर नगर थाने में ट्रांसफर कर दिया गया। अब हिमाचल पुलिस ने इस जघन्य अपराध की जांच अपने हाथ में ले ली थी। 22 वर्षीय ट्रेनी एयर होस्टेस निशा सोनी की हत्या न केवल एक दुखद घटना थी, बल्कि यह पूरे समाज को झकझोर देने वाली थी। इस निर्मम हत्या ने महिलाओं की सुरक्षा और रिश्तों में विश्वास को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। यह घटना सिर्फ एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज में महिलाओं की सुरक्षा, न्याय व्यवस्था और पुलिस की जिम्मेदारी पर गंभीर सवाल उठाती है। निशा सोनी एक महत्वाकांक्षी युवती थी। वह अपने एयर होस्टेस बनने के सपने के बेहद करीब थी। बस 10 दिन बाद उसकी नई उड़ान शुरू होने वाली थी। लेकिन उससे पहले ही हिंसा और विश्वासघात ने उसकी जिंदगी छीन लिया। इस मासूम युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत सिर्फ उसके परिवार के लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी एक गहरा आघात है। यह घटना हमें आत्ममंथन करने पर मजबूर करती है। आज की कहानी बस यही तक। अब बारी कमेंट पढ़ने की है। ममता सिंह मैम ने कमेंट किया है, पप्पू से मन भरा तो लल्लन लल्लन से मन भर जाता तब। ऐसी औरतें समाज के योग्य नहीं। सावधान रहें, सतर्क रहे। यस मैम, सावधान रहना बहुत जरूरी है। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मीरा राय मैम ने कमेंट किया है, अखिलेश को अपनी गलती की सजा मिली, संभलने को एक मौका तो मिला ही था। मैम, लोग अपनी गलती को सुधारना ही नहीं चाहते हैं। आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। श्रेया वसानी जी ने कमेंट किया है, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून श्रेया जी, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सिमरन कौर मैम ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। संजना मुखर्जी मैम ने कमेंट किया है, आई वॉज इन पूर्णिया ड्यूरिंग दैट टाइम। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। माला कुमारी राय जी ने कमेंट किया है, औरत के नाम पर कलंक है ये संगीता, ऐसी ही औरत के वजह से पूरी औरत जाति बदनाम हो जाती है। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। विवेक जी ने कमेंट किया है, हाय रे मोहब्बत, प्यार करके शादी भी की और आखिर उसी प्यार को मौत के हवाले कर दिया। सर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। डेविड सर ने कमेंट किया है, सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सुषमा शाह जी ने कमेंट किया है, नाइस स्टोरी ब्रो। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद।
रोशनी मेहरा जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। शालू अहीर जी ने कमेंट किया है, आज मैंने पहली बार आपके वीडियो देखें, आपके वीडियो काफ़ी अच्छे हैं, थैंक यू। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। कल्पना लिंबू जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। जमुना अटलूरी जी ने कमेंट किया है, वेरी सैड स्टोरी। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सरिता राय जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। करिश्मा मौर्य जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। अनुज कुमार जी ने कमेंट किया है, नशीली आदतें और इश्क की दुनिया ऐसी ही होती है। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। यास्मीन जी ने कमेंट किया है, एक और हत्या वो भी नाजायज रिश्ते के लिए, उफ क्या हो गया है दुनिया को। यास्मीन फ्रॉम यूएसए। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। गणपत सिंह भाटी जी ने कमेंट किया है, सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। जितेंद्र भट्ट जी ने कमेंट किया है, जब तक ऐसे पत्नियों को फांसी की सजा दी नहीं जाती यह अपनी हवस में पतियों का कत्ल करवाती रहेगी, इनके लिए क्या पति, क्या बच्चे, क्या फैमिली और क्या समाज। कुछ साल बाद ललन का भी यही हालत करती, क्योंकि इनको बस नए बकरे चाहिए। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। शब्बीर काबू जी ने कमेंट किया है, आई लव क्राइम की कहानी। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मनोज प्रभाकर जी ने कमेंट किया है, जिस घर में आग हो वहां पेट्रोल नहीं रखना चाहिए। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। धर्मेंद्र दहिया जी ने कमेंट किया है, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, थैंक्स एंड रिगार्ड्स। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। तहर भाई जी ने पाकिस्तान से कमेंट किया है, सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मेरे कुछ भाई और बहन ऐसे भी हैं जो डेली के लिसनर हैं, हर वीडियो को देखते हैं और कमेंट करते हैं, जैसे रीता छेत्री मैम, लोकेन राय जी, राहुल जयकर सर, मोहम्मद उमर जी, श्याम बहादुर गुप्ता जी, गणेश सौद जी, गैरी शाह जी, लक्ष्मी रावत मैम, नाज कश्मीरी जी, नीरा मेघ मैम, रेखा सोकल जी, रूही खान मैम और सभी भाई बहनों को शुक्रिया जो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करते हैं। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, मैं आप लोगों के लिए रोज नए वीडियो लाता रहूंगा। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।